बच्चों अभी तक हम लोगों ने विलियम चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी और आज हमको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो विलियम की गणना प्रश्न करने के लिए उनके सूत्रों की आवश्यकता है। पहला सूत्र है नॉर्मलता। नॉर्मलता लोग जानते हैं 1 लीटर विलियम में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार गुणे विलियन का आयतन लीटर में। W क्या है? विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा। E क्या है? विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। V विलियन का आयतन लीटर। लीटर में यदि आयतन न मालूम हो और यदि हमें पता हो मिलीलीटर में, तो हम लोग इस सूत्र को नॉर्मलता बराबर W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V मिलीलीटर में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। यानी 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1/1000। 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो 1000 जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम नॉर्मलता किसी विलियन की निकाल सकते हैं। ग्राम तुल्यांक यदि W/E को केवल देखा जाए तो इसे कहते हैं ग्राम तुल्यांक। W क्या है? ग्राम में मात्रा विलेय पदार्थ जो इसमें विलेय मिला हुआ है उसकी ग्राम में मात्रा, और उसी विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार से यदि उसमें भार लगा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम तुल्यांक। फिर इसके बाद हम लोग मोलरता, दूसरा सूत्र है इस टॉपिक का मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को परिभाषित किया जा सकता है कि किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोल क्या होते हैं? किसी पदार्थ के मोल यानी विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार से यदि भाग लगा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे विलेय का मोल कहते हैं, यानी विलेय मोल कहते हैं या मोलों की संख्या कहते हैं। मोलरता का मतलब ही है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित या विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का सूत्र बनेगा स्मॉल w यानी विलेय पदार्थ की मात्रा, MWT यानी अणुभार इंटू विलियन का आयतन लीटर। उसी प्रकार जिस प्रकार नॉर्मलता में हमने आयतन को मिलीलीटर में बदल दिया था, उसी तरह मोलरता में भी आयतन को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग मोलरता का भी प्रश्न लगा सकते हैं। बस हमको सूत्र याद रखने की आवश्यकता है मोलरता बराबर। और इसी तरह से हम लोग नॉर्मलता का भी सूत्र याद रखेंगे, और नॉर्मलता का सूत्र हमको याद रखना होगा तभी हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं। यहां पर भी परिभाषा हम लोगों ने देखी। तीसरा सूत्र हमारा जो है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है? N इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। N क्या है? नॉर्मलता है। कैपिटल M क्या है? मोलरता है विलियन की। और स्मॉल n जो होता है यदि अम्ल है तो उसकी क्षारकता, और यदि क्षार है तो उसकी अम्लता। अब अम्लता और क्षारकता क्या है? इसे हम कह सकते हैं विस्थापनीय H प्लस आयन संख्या। H प्लस आयन संख्या विस्थापनीय H प्लस आयन संख्या जो होती है हम लोग में, उसे हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्षारों में अम्लता कैसे देखी जाती है? विस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है? अम्लता कहलाती है। जब हम प्रश्न करेंगे तब हम अम्लता और क्षारकता कैसे निकाली जाती है ये भी आपसे बात करेंगे। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हमको पता चल गया, ये भी हमको याद रखना। चौथा है मोललता। मोललता क्या होता है?
इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता और मोलरता में अंतर है। यहाँ पर बिलियन का आयतन लीटर में लिया जाता है, जबकि यहाँ विलायक का भार लिया जाता है मोलरता। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, न कि बिलियन का आयतन, यानी विलायक का भार। तो सूत्र क्या बनता है? मोलरता स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, जैसा कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं। स्मॉल डब्ल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा से। और MWT का मतलब है अणुभार। MWT का मतलब क्या होता है? अणुभार। यदि ये नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा MWT जहां जहां पर यूज हुआ है वो है विलेय का अणुभार, अणुभार। याद रखना है कि MWT क्या है? विलेय पदार्थ का अणुभार, यानी मोलरता का ये सूत्र बन गया। अब यदि विलायक की मात्रा किलोग्राम में दी गई है तो सूत्र आपको ये लगाना है एम के साथ, स्मॉल एम के साथ। और यदि विलायक पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम में दी है तो आपको एम के साथ ये लगाना है, यानी 1000 का ऊपर गुणा कर देना है। तो इस तरह से ये हमको मोलरता का एक सूत्र प्राप्त हो गया। यानी अभी तक हम लोगों ने 3 सूत्र देखे, नार्मलता, मोलरता और मोलरता, और एक सूत्र है नार्मलता और मोलरता में संबंध। फिर इसके बाद मोल प्रभाज देखना है। मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो सदैव एक होता है किसी विलयन में, क्योंकि विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय का मूल प्रभाव और विलायक का मूल प्रभाव सदैव जुड़कर एक हो जाते हैं, इसलिए विलेय का मूल प्रभाव देखते हैं। विलेय का मूल प्रभाव बराबर होता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार विलायक का मूल प्रभाव होता है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी विलेय का मूल प्रभाव एन क्या है? यदि हम देखें तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोल क्या होते हैं? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, किसी भी पदार्थ के जो मोल होते हैं उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसी पदार्थ के अणुभार से हम भाग लगाते हैं, तो जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे उस पदार्थ के मोल कहते हैं। यहाँ पर जो विलेय के मूल प्रभाव में जब हम निकालेंगे तो उस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हमको ऊपर रखनी है और नीचे क्या रखनी है? विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कैपिटल एम क्या है? विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या। भाई यदि हम चीनी और पानी को मिलाएंगे तो उसमें 2 अवयव हो गए, चीनी हो गया और पानी हो गया। तो विलायक क्या हुआ? पानी, और चीनी क्या हो गई? विलेय पदार्थ। ठीक, तो विलेय यानी चीनी की यदि कुछ ग्राम में मात्रा दी हो तो चीनी के अणुभार से उस पदार्थ की यानी चीनी की ग्राम में जो मात्रा दी है उसमें भाग लगा देंगे चीनी के अणुभार से, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम चीनी के मोल कहेंगे, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब जल की कुछ मात्रा दी होगी, मान लीजिए 900 ग्राम दी है, और जल का अणुभार क्या कितना होता है? 18। यदि अब 18 से 900 में भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, यानी 50। यदि देखा जाए, यदि हम देखें कि वाटर की मात्रा यदि हमको दी हो कितनी? 900 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट H2O मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना? 18 हम लोग जानते हैं। तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? H2O मोल्स इज इक्वल टू 900 अपॉन 18 बराबर 18 पंचे 90 50 आया, तो ये वाटर के मोल्स हो जाएंगे। जब वाटर की ग्राम में मात्रा 900 ग्राम पता हो और वाटर का अणुभार हम लोग जानते हैं कितना होता है? 18। तो वाटर के मोल्स कैसे निकाले हम लोगों ने? वाटर की ग्राम में मात्रा बटे वाटर का अणुभार से हमने भाग लगाया, जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या है? वाटर के मोल है। इतना आप लोगों ने समझ लिया है। इसी तरह विलेय का मोल निकालते हैं, इसी तरह विलायक का मोल निकालते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाव क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और इसी को हमने तोड़ दिया है स्मॉल एन को। विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू बटे मॉलिक्यूलर वेट, फिर स्मॉल एन नीचे है, स्मॉल डब्ल्यू बटे मॉलिक्यूलर वेट प्लस कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल MWT। कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भाग, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भाग, स्मॉल MWT
विलेय का अणुभार, कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू टी यानी विलायक का अणुभार। इसी प्रकार हम लोग विलायक का मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। विलायक के मोल प्रभाज में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ऊपर कैपिटल एन होता है और नीचे वही स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। तो इस तरह से हम विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। किसी भी विलयन में दो ही अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। और हमको जब कोई भी प्रश्न दिया हो किसी विलयन का, तो उसमें विलेय और विलायक का मोल प्रभाज हमसे पूछ सकता है। नीचे हमने लिखा हुआ है कि स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, स्मॉल डब्ल्यू किसे कहते हैं, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, एम डब्ल्यू टी विलेय पदार्थ का अणुभार है, जैसा हमने समझाया हमने। कैपिटल एम डब्ल्यू टी क्या है, विलायक का अणुभार है। और छठा सूत्र हम लोग यूज करेंगे परासरण दाब। परासरण दाब हम लोग जानते हैं कि किसी विलयन में यदि परासरण की क्रिया हो रही है तो विलयन की सतह पर डाला गया जो अतिरिक्त वाह दाब होता है वो विलयन का परासरण दाब। फिर से एक बार सुन लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए किसी कंटेनर पे अर्धपारगम्य में झिल्ली लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भरा हुआ और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भरा है। एक तरफ अधिक सांद्रता का विलयन भरा हुआ, एक तरफ कम सांद्रता का विलयन भरा है। तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से विलायक कण हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक कण मूव करते हैं और इस क्रिया को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। यदि परासरण की क्रिया हो जाने के बाद इस विलयन की उच्च सांद्रता के विलयन की सतह पर एक पिस्टन के द्वारा दाब डाला जाए तो परासरण की क्रिया उल्टी होगी, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक कण आएंगे। और जब पूरी परासरण की क्रिया पूरी हो जाए तो उस समय पिस्टन के द्वारा विलयन की सतह पर डाला गया जो अतिरिक्त दाब होता है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसी तरह हम लोगों ने परासरण दाब की परिभाषा पढ़ी थी। परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, ये पिछले लेक्चर में हम समझा चुके हैं आपको। परासरण दाब को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब यानी विलयन में हम लोग वॉल्टहॉफ के नियम जो गैसीय नियम है उनका पालन कर सकते हैं, क्योंकि गैसों में अणु दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। उसी तरह विलयन में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूरी पर, इसलिए यहाँ पर वॉल्टहॉफ गैसीय नियमों का पालन हम लोग विलयन पर कर सकते हैं। और इसलिए बायो-वॉल्टहॉफ नियम और बायो-वॉल्टहॉफ चार्ल्स नियम को जब ऐड करते हैं तो हमको एक आदर्श विलयन समीकरण प्राप्त होता है, PV बराबर NHT। और यहां पर PV बराबर NHT की सहायता से हम किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करते हैं, P का मान ज्ञात कर सकते हैं। V क्या है, विलयन का आयतन लीटर में दिया जाता है। N क्या है, जिस पदार्थ को उस विलयन में उपस्थित है उसके मोलों की संख्या है। S क्या है, विलयन स्थिरांक है। T क्या है, परमताप, और परमताप किसमें लिया जाता है, केल्विन। यानी P विलयन का परासरण दाब, स्मॉल m विलय के मोलों की संख्या, S का जो मान होता है वो 0.082 लीटर ATM/P यानी वायुमंडल, लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। S क्या है, विलयन स्थिरांक है। कैपिटल T परमताप, वो भी केल्विन में लिया जाएगा। साधारण ताप डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 होते हैं तब परमताप प्राप्त होता है। तो ये सूत्र है, इसके साथ स्क्रीन ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर इन छइयों से संबंधित सूत्रों से संबंधित विलयन क्षेत्र के गणना प्रश्न 1 1 2 2 लेकर हल करेंगे। लीजिए, देखिए अभी हम लोगों ने बच्चों सूत्र देखे थे। अब हमने 5 न्यूमेरिकल लिए हैं और इन 5 न्यूमेरिकल को हमको हल करना है, गणना प्रश्न। इस तरह से हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है
5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है? स्मॉल डब्ल्यू, यानी विलेय पदार्थ। हम लोगों ने लिखा था ना स्मॉल डब्ल्यू विलेय पदार्थ, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 5.85 ग्राम, और ये क्या है? विलेय पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। ये हमको सवाल में दिया था। फिर दूसरी चीज क्या दी है? 200 मिलीलीटर जल, यानी विलयन का आयतन कितना दिया है? 200 मिलीलीटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमको इसमें अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलरता का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000, क्योंकि आयतन मिलीलीटर में दिया है इसलिए हम लोग मिलीलीटर वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक। MWT इंटू V मिलीलीटर में। अब सूत्र में स्मॉल w को पता चल गया, सवाल में दिया आयतन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी पता, मगर एक राशि नहीं दी हुई है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले सोडियम क्लोराइड का? तो हम लोग जानते हैं किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का जो योग होता है उसे हम अनुभार कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट NaCl सोडियम का परमाणु भार कितना दिया है प्रश्न में? 23, और Cl का कितना दिया हुआ है परमाणु भार? 35.5, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 58.5, यानी ये NaCl का लोगों ने अणुभार भी निकाल दिया। अब आपको क्या करना है? सूत्र में केवल मान रखना है, ठीक। तो कैपिटल M इजिकल टू स्मॉल w की मान कितना दिया है? 5.85 गुणे 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 58.5 गुणे आयतन कितना दिया हुआ है? वो भी मिलीलीटर वाला सूत्र में लगा के 200। इसको कैलकुलेट, कितना आसान सवाल है। इसी प्रकार हमारे सवाल आते हैं 10 से 10, ये देखिए काट दिया, ठीक। अब ये दशमलव यहां से हटाएंगे, एक दशमलव यहां से हटाएंगे, तो ऊपर दशमलव हटाने में 2 इकाई से 2 अंक है, और इधर कितने हैं? 1 अंक। तो 2 अंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो अब हमारी पूरी वैल्यू बन गई। अब इसको काट दें इससे इसको, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 से ये 10 गया, तो कितना आ गया? 1, यानी मोलरता कितनी आ गई? 1 मोल पर लीटर। हमारा आंसर आ गया ना? ये कितना सरल सवाल, इसको आप लगाइए जल्दी से। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 0.25 N यानी नार्मलता, ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था मोलरता और नार्मलता में संबंध, क्या था? कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। अब n का मान दिया हुआ है आपको, और कैपिटल N का मान निकालना है, ठीक। तो n की वैल्यू तो सवाल में दी है, प्रश्न में क्या दी है? स्मॉल कैपिटल N इक्वल टू 0.25, और कैपिटल M आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। स्मॉल n कैसे निकालें? तो स्मॉल n किसके लिए है? ऑक्जेलिक अम्ल है ना। तो अम्ल में हम विस्थापनीय चयन देखते हैं, विस्थापनीय चयनों की संख्या, यानी विस्थापनीय चयन की संख्या कैसे देखा जाएगा? तो इसके लिए हम देख सकते हैं कैसे? विस्थापनीय एच प्लस आयन संख्या स्मॉल n का मान निकालने के लिए आयन संख्या बराबर अम्ल की क्षारकता। अब हमको ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र आना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र। यदि इसकी संरचना सूत्र को देखा जाए तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH, यानी O से लगे H आयनों की संख्या कितनी है? 2, इसलिए यहां पर विस्थापनीय चयनों की संख्या कितनी होगी? 2। स्मॉल n की वैल्यू आएगी, थोड़ा सरल होता है। ये विस्थापनीय चयन कैसे मिलेंगे आपको, ये बताए दे रहे हैं आपको।
ओ एन से लगे H ही H प्लस होते हैं और ये संख्या लिखनी है S यानी सल्फर, O ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन परमाणुओं से यदि किसी यौगिक में H लगे हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं H प्लस आयन। तो हमको मॉलिक्यूल की यदि संरचना आती है तो हम विस्थापनीय चरणों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो विस्थापनीय चरणों की संख्या आपको पता चल गई, तो अब आप सूत्र में सीधे वैल्यू लगा दें। यानी अगर कैपिटल एम निकालना तो कैपिटल एम निकालने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 0.25 और स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 2। इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो कैसे डिवाइड कर लें? इससे काटेंगे तो ये 1, इससे इसको काटेंगे तो 2 है, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? 0.5। समझ आया? यानी मोलरता कितनी आ गई? 0.125। समझ आया? ठीक, ये गड़बड़, ये गड़बड़। तो इसको क्या करेंगे? 0.25 बटे 2। तो इसको हल करने के लिए दशमलव हटा लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप इसको काटें तो कितना आ जाएगा? 12.5। 100 का भाग दे दें, आएगा उतना ही, 0.125। यानी हमारा सही था आंसर m बराबर 0.12 मोल। क्लियर? अब हम लोग तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, तब तक आप ये लिखिए उत्तर। चलिए हम लोग अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड खुला है। इस बिलियन की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न में हमको विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है NaOH, और बिलियन में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 बिलियन में प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसमें बिलियन का आयतन नहीं दिया। यदि हम 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, इस बिलियन की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? नॉर्मलता और मोलरता की गणना कीजिए। तो हमको यहाँ पर आयतन की जरूरत है। यदि यहाँ पर एजम्पशन कर लिया आयतन कितना? 250 मिलीलीटर, तो हमारा प्रश्न हल है। कुछ प्रश्न में कहीं कमी नहीं है। तो यहाँ पर आयतन कितना ले लेते हैं? 250 मिलीलीटर, यानी वो बिलियन का आयतन कितना है? यहाँ पर 250 मिलीलीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 चीजें निकालनी है। एक निकालनी है नॉर्मलता और एक निकालनी है हमको मोलरता। ठीक, और तो हमको नॉर्मलता निकालने के लिए तुल्यांक की बात की आवश्यकता होगी और मोलरता निकालने के लिए हमको बात की आवश्यकता होगी। किसके? विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ क्या हुआ है यहाँ पर? NaOH। तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH। तो मॉलिक्यूलर वेट यानी Na का परमाणु भार जानते कितना होता है? 23, यानी 23। O का परमाणु भार कितना होता है? 16, और H का परमाणु भार कितना होता है? सबको पता है हम लोगों को, 1। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि हम लोगों को परमाणु भार याद रहते हैं, है ना? कुछ लोगों को जैसे सोडियम का 23 है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। नहीं तो ऐसे प्रश्न में दिया होगा। यदि चाहे तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए Na बराबर 23, O बराबर 16 और H बराबर 1। ये परमाणु भार। इसी तरह से हमको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमारे पास E NaOH, तो हम लोग जानते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, यानी क्षार का तुल्यांक की बात, यानी NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार, ठीक, बटे N। अब N क्या है? विस्थापनी OH आयनों की संख्या, क्योंकि क्षार में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए क्षार की अम्लता बराबर हम क्या कह सकते हैं, विस्थापनीय OH आयनों की संख्या बराबर इस फॉर्मूले। NaOH एक क्षार है, तो NaOH में कितने OH आयन है? NaOH में OH आयनों की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षार में OH आयनों की संख्या कितनी है, जितनी OH आयनों की संख्या है वही उसकी विस्थापनीय OH आयन संख्या है, और उस क्षार की उतनी ही अम्लता होगी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे देखें, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, यदि ये ले ले तो इसमें OH आयन कितने हैं? 2 OH माइनस है, तो यहां पर OH आयन N कितना हो जाएगा? 2, N इक्वल टू 2। इसी तरह से आपको देखना है, तो ध्यान रहेगा। एक और देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में N OH कितने? 8, OH1 इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया ना विस्थापनीय OH आयन कैसे देखते हैं किसी क्षार में, और क्षार की अम्लता क्या है? विस्थापनीय आयनों की संख्या। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो यहां पर हम EnNH निकाल लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी हम लोगों ने क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर वेट, यानी अणुभार निकाला है। मॉलिक्यूलर वेट अंग्रेजी में, हिंदी में अणुभार। तो कितना आ गया? 40। और इसकी N कितनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की? 1। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया? 40। जो इसका अणुभार है वही इसका तुल्यांकी भार है। समझ आया? सोई जी, अब हमको नार्मलता का सूत्र लगाना है। नार्मलता हम लोग जानते हैं स्मॉल W इंटू 1000, क्योंकि मिलीलीटर में आयतन है इसलिए हम लोग 1000 वाला सूत्र लगाकर चलेंगे। E तुल्यांकी भार सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी विलेय पदार्थ का, V मिलीलीटर। फिर कैपिटल N बराबर स्मॉल W कितना दिया है सवाल में? 40 इंटू 8000 बटे E कितना दिया हुआ? E अभी हम लोगों ने निकाला है, सॉरी यहां पर हमने ध्यान नहीं दिया, यहां कितना है? 40, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 40। V कितना दिया हुआ सवाल में? 250, ठीक। 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये 40 से ये 40 पूरा कट जाएगा, 25 चौको 100, यानी कितना आ गया? 4। N कितनी आ गई? 4। तो समझ आ गया ना अवस्था कितनी आई? कोई कठिन? बहुत सरल था। फिर से एक बार देखना चाहो तो देख लो। सवाल किया था 250 मिलीलीटर के एक बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, इस बिलियन की मोलरता एवं नार्मलता की गणना कीजिए। जबकि सवाल में आपको Na बराबर 23, O बराबर 16 और H बराबर 1 दिया हुआ है। हम लोगों ने सवाल से वैल्यूज निकालनी। क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल W 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। आयतन, बिलियन का आयतन कितना दिया है? 250 मिलीलीटर। नार्मलता और मोलरता हमको निकालनी है। अब हमारे सवाल में न तो अणुभार दिया हुआ है और ना ही तुल्यांकी भार दिया हुआ है। नार्मलता में हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी और मोलरता में हमको अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। किसके? विलेय पदार्थ की। विलेय पदार्थ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सवाल नंबर 3। तो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है और इस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ देते हैं तो हमारा अणुभार निकल आता है। 23 + 16 + 1, यानी हमने जोड़ा इसको 40, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हमारा 40 आ गया। तुल्यांकी भार का सूत्र होता है तुल्यांकी भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार बटे N, यानी NaOH चूंकि यहां पर क्षार इसलिए उसकी अम्लता देंगे, क्षार की अम्लता। अब अम्लता निकालते कैसे? विस्थापनीय OH आयन, अभी आपको बताया, इतनी बात समझ आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया, ठीक। अब हम दूसरा पार्ट इसमें पूछा है उसने मोलरता। तो हम लोग जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। स्मॉल W इंटू 1000, फिर चूंकि आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है इसलिए 1000 वाला सूत्र ही लेके चलेंगे हम। मॉलिक्यूलर वेट
इंटू वी मिलीलीटर में। तो ये सूत्र हम लगाएंगे। स्मॉल डब्ल्यू आपको पता है, विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है 40 ग्राम, आयतन कितना दिया है 250 मिलीलीटर, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकाल चुके हो कितना 40, केवल वैल्यू लगाओ आंसर निकालो। लगा सकते हो ना, कैपिटल एम बराबर 40 गुणे 1000 बटे 40 गुणे आयतन कितना रख देंगे हम 250, काट दीजिए 40 से 40 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 से 100 कटा, कितना आया 4, एम बराबर भी क्या आ गया 4 मोल पर लीटर, आंसर आपका आ गया ना। चलिए बताइए, और इसी प्रकार आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, चौथा। ये मोल प्रभाज का है और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। परिशोधित स्पिरिट में भारानुसार 95% एथेनॉल का शेष जल है, इसमें प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में थोड़ी सी बात छुपी हुई है। 95% भारानुसार, भारानुसार का मतलब क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू, यानी ये कितना दिया हुआ है 95%। इसको हम खोल सकते हैं कैसे, 95 बटे 100, और ये है क्या एथाइल एल्कोहल, क्या है एथिल एथेनॉल, एथेनॉल बिलियन, ये बिलियन है। इसका मतलब इस बिलियन में स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 95 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 100 ग्राम। यदि कैपिटल डब्ल्यू को देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये बिलियन का भार है, यानी कैपिटल एम पूरा दिया हुआ है। तो यहां पर विलेय का भार तो आपको पता चल गया, विलायक का भार नहीं है। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिलियन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार। विलेय का भार यानी कैपिटल, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू। अब आपको कैपिटल डब्ल्यू आपको निकालनी, एम यानी विलेय का भार दिया हुआ, विलेय का भार कितना दिया हुआ 100,